नमस्कार। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन शुरू कर चुके हैं। मंथन में आज हम बताएंगे कि माफिया किसका भाई है। बात बैंडिट क्वीन की भी करेंगे, बूथ विजय और कांग्रेस की प्रतिज्ञा भी बताएंगे आपको। माफिया किसका भाई। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के लिए जो कभी बेचारे थे, पीड़ित थे, मजलूम थे, उन माफिया के लिए बहन जी अब सख्ती दिखा रही हैं। अपने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का उन्होंने टिकट काट दिया है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल गाजीपुर से ही बसपा के सांसद हैं। अभी भी एक अन्य बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी सपा में जा चुके हैं। मायावती के सलाहकारों ने मुख्तार से पुण्य छुड़ाने के लिए आखिर ये सलाह क्यों दी, यह एक बड़ा सवाल है। मुख्तार ही नहीं, यूपी के छटे हुए माफिया कभी बसपा में शरण पाते थे। विकास दुबे, ये नाम इतना दुर्दांत है, मतलब था, अब इस दुनिया में नहीं। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है। ये नाम इतना दुर्दांत नाम है कि सब जानते हैं। नाम नहीं मिटा है, नाम वही है, विकास दुबे। विकास दुबे दुर्दांत अपराधी, बसपा की नर्सरी में पला बढ़ा, इतना बड़ा अपराधी हुआ और उसने 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून डाला। अंत में वो भी योगी सरकार की पुलिस के हाथों मारा गया मुठभेड़ में। उसके बाद अब धनंजय सिंह को लीजिए। बहुजन समाज पार्टी की ने उन्हें संसद तक पहुंचाया, मानी सांसद बने वो। अभय सिंह विधायक बने बसपा के अयोध्या से। छटे हुए माफिया बदमाश रमाकांत यादव, कभी रमाकांत यादव के नाम से थर्राता था पूर्वांचल। रमाकांत यादव को पार्टी ने सांसद बनाया, बहन कुमारी मायावती ने शरण दी और फिर जब 2007 में वो मुख्यमंत्री बनी तो एक फेस सेविंग के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मायावती ने रमाकांत को अपने घर से गिरफ्तार करवा दिया। रमाकांत उनसे मिलने गए थे। बहुत सारे नाम हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अतीक का नाम हम भूल रहे थे। अतीक भी बसपा के सांसद रहे, इन दिनों गुजरात जेल में बंद हैं और उनको भी मायावती ने ही शरण दी। ये बड़े बेचारे मजलूम हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि अकेले बहुजन समाज पार्टी माफिया गुंडों बदमाशों को पालती रही है अपने वोट बैंक को साधने के लिए या अपनी जो कुछ ऐसी सीटों को जीतने के लिए जिन बहुत महत्वपूर्ण थी और जिनके दम पर वो सरकार में अगर कुछ कमी बेसी हो तो ये माफिया सरकार बनाने और बिगाड़ने की भी मादा रखते हैं। 2-4-10 सीटों का हेर फेर करते हैं। यही वजह थी कि मायावती और राजा भैया के बीच जो खुंदक है ना, जो अभी तक कायम है, वो यही वजह थी कि राजा भैया ने उनके विधायकों को तोड़ दिया था मुलायम सिंह के पक्ष में। ये बड़ा जबरदस्त गठजोड़ है माफिया और राजनीति का उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। विनीत सिंह, खूब इनको सब जानते हैं। गोरखपुर से लेकर पूरे मिर्जापुर तक, पूर्वांचल तक इनका डंका बसता है। लेकिन गुंडागर्दी में, बदमाशी में, माफियागिरी में कोई बहुत नेक अच्छे इंसान नहीं है ये। बहुजन समाज पार्टी में कभी ये सक्रिय रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और इनके ड्राइवर को अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दे दिया गया। विनीत सिंह ही थे, चेहरा ड्राइवर का था। और ड्राइवर राजू चौधरी, उस पर भी बहुत सारे मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह को शरण देने का भारतीय जनता पार्टी पे अक्सर आरोप लगता है। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी पानी पी कर ब्रजेश सिंह का नाम लेते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। बार बार सवाल करते हैं ब्रजेश सिंह। धनंजय भी, अब जब बसपा ने उनको झटका दिया धनंजय को, तो धनंजय भी वाया अपना दल भाजपा के में भी है। अभी जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तस्वीर सभी ने देखी। एक मोटी रकम धनंजय ने अपना दल को दी और वो बाकायदे दुरम्बी संधि, ये दुरम्बी संधि जो लोग जानते होंगे और नहीं जानते तो मैं बता दूं कि किस तरीके से गठजोड़, एक जो बैड इंप्रेशन में जो गठजोड़ होता ना, उसे दुरम्बी संधि कहते हैं। ऐसा गठजोड़ माफिया, नेता और जो तंत्र के बीच जो गठजोड़ है ना, उस गठजोड़ में कैसा जोड़ लगाया, अटूट जोड़ अपना दल ने
कहते हैं बहुत लंबी डील भी हुई, लेकिन अपना दल ऐन वक्त पर अपना प्रत्याशी हटा दिया और धनंजय की बीवी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। तो ये लीला है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आगे धनंजय भी लगे हुए हैं, कांग्रेस में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी है वो सबसे कम उसका आंकड़ा है। समाजवादी पार्टी के भी लंबे लंबे किस्से हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता रहे शिवपाल सिंह पर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि वो बिहाड़ के बड़े बड़े दुर्दांत डकैतों को संरक्षण देते रहे। निर्भय गुर्जर, रज्जन गुर्जर, जगजीवन परिहार, अरविंद गुर्जर, बहुत सारे। और जब गले की फांस बन गया निर्भय गुर्जर, तो इनकाउंटर मारा भी गया। तो इस तरह के किस्से बहुत सारे उत्तर प्रदेश की राजनीति, माफिया और नेता के गठजोड़ के बहुत सारे किस्से हैं। और ये किस्से नहीं हैं, ये हकीकत है। बड़ी अजब स्थिति। अचानक बहन जी ने मुख्तार अंसारी को क्यों बाहर का रास्ता दिखाया? पहले बहन जी ने क्या ट्वीट किया मुख्तार अंसारी के बारे में, उनके अब क्या विचार हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर पहले के भी विचार सुनाएंगे और जरा 2-3 लोगों की बातें आपको सुनाएंगे जो पक्ष विपक्ष के हैं। उसके बाद फिर कुछ और तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। ये मायावती का ट्वीट है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो दागी लोगों को निश्चित तौर पर पार्टी में नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी दशा में, क्योंकि वो बहुत अगर वो सत्ता में आएंगी तो बहुत साफ सुथरे तरीके से वो सत्ता में आना चाहती हैं। ये अचानक मायावती और उनकी पार्टी का ये दिव्य ज्ञान जागा हुआ है इस समय, और ये उसी का परिणाम है। पता नहीं कि किसी सलाहकार ने उनको ये राय दे दी कि मुख्तार के बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी तो सपा में चले ही गए हैं, और हो सकता है कि इसका फ़ायदा आपको मिलना नहीं, आप इनको भले ही बसपा में ढोती रहें, लेकिन कुछ फ़ायदा आपको मिलना नहीं है। और तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल गंभीर प्रवृत्ति के हैं। तो यही वजह है कि मायावती ने ये सारी चीज़ें करी हैं, और उन्होंने मुख्तार अंसारी को एक तरीके से बसपा से उनकी विदाई ही लगभग हो गई है। अभी आधिकारिक रूप से पार्टी से निकाले नहीं गए हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। और जो भीम राजभर हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत लोग नहीं जानते इनको, अचानक ये प्रदेश अध्यक्छ बन गए, इनको बहुत सारे लोग जानते मानते नहीं हैं, लेकिन भीम राजभर का टिकट भी मायावती ने फाइनल कर दिया। अब सुधींद्र भदौरिया जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको सुनते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा वो भी जरा सुन लेते हैं। लेकिन ये सब जो आपको सुनाएंगे, ये हम अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटने के बाद ये सब सुनाएंगे आपको। के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। माफिया किसका भाई, ये अहम सवाल है। ये हमारा आज मंथन का मुख्य मुद्दा है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको पक्ष विपक्ष की बाइट सुनाने का वादा किया था, लेकिन पहले हम मायावती जी जो इन माफिया गुंडों के बारे में जो उनके पहले विचार थे कि बड़े पीड़ित हैं, शोषित हैं, इनको समाज ने बहुत त्रस्त किया है,
वो पहले सुना देते हैं, फिर हम जो नए बयान हैं उनसे कनेक्ट करेंगे इस पूरे शो को। सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है। विकास दुबे के बयान सुनिए। विकास दुबे क्या कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के शान में क्या कसीदे पढ़ रहे हैं। मरहूम विकास दुबे अब दुनिया में नहीं है, पुराना बयान है। सिस्टर है जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाय नेम बाय फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी बहन जी ने। तो देखा, एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जो अब दुनिया में नहीं है। बार बार मुझे वो बातें याद आ रही हैं कि बहुत ही अब ये दुर्दांत अपराधी दुनिया में नहीं है। कैसा प्रेम दिखा रहा है कि बहन जी मुझे नाम से बुलाती हैं, ये कहती हैं कि अरे विकास तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तुझे तो बहुत संरक्षण की ज़रूरत है। जो टॉप लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं, विकास दावा कर रहा था कि वो उसके बहुत करीबी लोग हैं, प्रदेश स्तर और देश के सभी जो बसपा नेता उसे जानते हैं। ये लीला है। अब कुछ नए बयान सुनिए जो आज मुख्तार अब्बास नकवी को सुनेंगे, सुधीन भदौरिया को सुनेंगे और आसिम बकार सुनेंगे। एक नया ट्विस्ट दिया है, आसिम बकार का बयान सुनेंगे, फिर बात करेंगे जो ओवैसी की पार्टी MIMM की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, कई राज्यों में है लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और उस चुनाव में अलग अलग लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है वो भटक रहे हैं, और भटक करके जो है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इस बात का उनको अच्छी तरह एहसास है कि उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो इस तरह के जो गुमराह करने वाले, हाहाकार मचाने वाले बयान बहादुरों पे किसी तरह का कोई भी अटेंशन नहीं देती। उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मामले में त्रस्त है, और साथ ही साथ किसानों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर तबाह है। उत्तर प्रदेश एक विकल्प तलाश रहा है। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा, और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। मायावती जी कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जाए, और काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक अतीक अहमद साहब मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं, और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को नया नया ज्ञान मिला है इन लोगों को कि वो अपराधी हैं? मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। सुना आपने किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधीन भदौरिया कह रहे हैं कि भाई हमने तो नारा लगाया कि चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। तो क्या जिन लोगों के बयान हमने सुनाए, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी के बारे में मायावती के उद्गार, क्या ये तब गुंडे नहीं थे? आसिम बकार जो ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, बहुत खुलकर कह रहे हैं, और शायद बहुत कुछ हद तक उनकी बात ठीक भी है कि आज जब ये संकट में हैं, इनके पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस पड़ी है, इनके घर गिर रहे हैं,
तो बहुजन समाज पार्टी को इनमें गुंडे नजर आ रहे हैं। कल तक जब इनमें दमखम था तो इनके दम पे वोट लिए जाते थे, सारी बातें की जाती थी। खैर, ओवैसी की पार्टी ने पहले अतीक अहमद की जो बहन है और पत्नी हैं उनको पार्टी में शामिल कर लिया, और अब मुख्तार की पत्नी को भी निमंत्रण दे दिया, अफसान सारी को, कि वो चुनाव लड़ें आके, और खुलेआम कहा कि भाई मुख्तार भाई आए, चुनाव लड़ सकते हैं। जो हमारा जो आज ये मुखड़ा है ना मंथन का, बहस का, जो 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 चिंतन मंथन हम कर रहे हैं उसका मुखड़ा वही है कि माफिया किसका भाई। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ओवैसी साहब की पार्टी अब उत्तर प्रदेश के छंटे हुए माफियाओं को अपना भाई कह रही है और खुलेआम कह रही है, जबकि अन्य दल, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जिन जिन दलों में ये लोग रहे हैं, वो सभी दल इस बात को लेकर अपने अब पल्ला झाड़ रहे हैं। मुसलमान यहाँ बड़ी संख्या में हैं और 19.23% मुसलमान हैं। 145 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुसलमान नतीजों को प्रभावित करते हैं। ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये पूरी कथा काया है। अब बात अखिलेश यादव की करेंगे। अखिलेश यादव भी जो पिछड़ों के बीच जो मामला चल रहा है उनका ना, उसको लेकर वो एक 14 तारीख से सम्मेलन करने जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो एक जो गैर यादव पिछड़ा है उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में आवे। यादव तो वो अपना वोट बैंक मानते ही हैं यादव को, लेकिन जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग का है उसको वो अपना मानते हैं कि वो हम उनका अभी पूरी तरीके से नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों अखिलेश यादव निषादों के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता रहे स्वर्गीय मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने उन्नाव में जाकर किया। मनोहर लाल मुलायम सिंह की कैबिनेट में भी मंत्री रहे और कल्याण सिंह के भी कैबिनेट में मंत्री रहे, बहुत बड़े नेता। निषाद, बिंद, काछी, कुमार, कश्यप, जितनी पिछड़ी जातियां हैं, जितनी उस तरह की जो अति पिछड़े हैं, उनके यहाँ जाकर जो एक बड़ा संगठन, एक बड़ा वोटों का चंक मनोहर लाल ने बनाया था। तो मनोहर लाल के जो उनकी मूर्तियां उन्नाव में लगाई गई, मूर्ति लगाई, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई, उसका अनावरण किया। और अब एक नया दांव खेलने जा रहे हैं अखिलेश यादव। 14 से वो पिछड़ा वर्ग के सम्मेलनों का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं, और इस दूसरे चरण में वो ओवैसी जिस तरह उन पर निशाना साध रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर मुस्लिमों का जो वोट है अगर वो डेंट कर ले गए ओवैसी, तो जो पिछड़ों से भरपाई इसकी हो जाए, इसलिए अखिलेश यादव केवल मनोहर लाल की प्रतिमा तक नहीं सीमित रहे, अब वो फूलन देवी की प्रतिमा तक आ पड़े हैं। बैंडिट क्वीन फूलन देवी, जिन्होंने बेहमई में नरसंहार कर दिया था। बेहमई कांड बहुत सारे लोग जानते हैं। और एक और नेता जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, मुकेश सहनी हैं, खुद को सनाफ मल्लाह कहते हैं। माया नगरी में बहुत दिनों तक काम वाम किया, और उसके बाद ये बिहार के राजनीति में, बिहार के मंत्री भी हैं। इनकी पार्टी है वीआईपी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में वीआईपी पार्टी ने भी अपनी दस्तक दी और ऐलान कर दिया कि पूरे प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी, बैंडिट क्वीन नहीं, वीरांगना फूलन देवी की तस्वीरें वो लगाएंगे। वो एक आदर्श नारी उनको मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि फूलन देवी के साथ बहुत जोर जबरदस्ती जुल्म हुआ है। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी मानती है। ये फूलन देवी की जो तस्वीरें हैं, लेकिन मुकेश सहनी प्रतिमाएं लगाते फूलन देवी के जन्म दिवस पर। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार सक्रिय हुई और जातीय संघर्ष रोकने के नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारी प्रतिमाएं जब्त करके थाने में जमा कर दिया। काशी में झगड़ा भी हुआ, बवाल भी हुआ, लेकिन सरकार है और अब उसको व्यवस्था देखनी है उत्तर प्रदेश की, तो वर्ग संघर्ष ना हो, सरकार ने एक कदम उठाया और सारी प्रतिमाएं थाने में जमा करा दी। तो आपने देखा कि किस तरीके से राजनीति बढ़ी, आगे हुई। लेकिन अखिलेश यादव का ये निषाद प्रेम फूलन देवी पर आकर क्यों टिका, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो फिर इसके अंदर की जो कहानी है वो आपको बताएंगे।
खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सर, किस तरीके की तैयारी जो है आगामी 2022 की? जो आस्पेक्ट जनता बताएगी उसको हम अपने मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी वाइज लेंगे। राजधानी को लेकर के, स्थायी राजधानी को लेकर के क्या आप लोगों का ये तो राजधानी तो पहाड़ में होनी चाहिए। गैरसैंड इतनी बढ़िया सेंट्रली लोकेटेड जगह है कि भू कानून को लेकर के लगातार जो है मांग हो रही है इस प्रदेश में। भू कानून को उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि कोई भी ऐसा सिस्टम ना बन पाए कि बाईपास करा जा सके। तो सर 22 में कहाँ से लड़ने की तैयारी है? गंगोत्री, और सरकार भी गंगोत्री से बन रही है। जो 2 मुख्यमंत्री गए हैं इनके पूर्व के, उसमें अगर वो हटा रहे हैं मुख्यमंत्रियों को तो इसका मतलब कार्यकाल तो खराब रहा ही होगा। घोषणा की थी कि 300 यूनिट देंगे। घर घर में जाकर के लोगों को बिजली का एक रोज वो गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव 14 तारीख से एक सम्मेलन कर रहे हैं, पिछड़ों का दूसरा चरण है, लखनऊ से वो शुरू करेंगे। एक और खबर आई कि इन्हीं सम्मेलनों के दौरान वो बैंडेड क्वीन और समाजवादी पार्टी की सांसद भी रही फूलन देवी, पहली बार समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें संसद पहुंचाया बीहड़ से निकालकर, और अंत में उनकी हत्या हो गई। लेकिन फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, बहुत लंबी ऊंची प्रतिमा बनवा रही समाजवादी पार्टी। तो अब क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव को इस प्रतिमा का अनावरण करने देगी? क्योंकि मुकेश सहनी को तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक दिया था कि भाई जाति संघर्ष हो जाएगा। तो क्या अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल अलग सी व्यवस्थाएं हैं? ये बीहड़ की तस्वीरें हैं, बेमई बीहड़ की तस्वीरें हैं, और दूसरी ये फूलन देवी की जो प्रतिमाएं बनाई गई थी उनकी तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ एक विंडो में अखिलेश यादव हैं जो नज़र आ रहे हैं किस तरीके से वो। तो ये गणित भी अजीब है, क्योंकि अखिलेश यादव को जो लग रहा है कि अगर ओवैसी ने कुछ स्लाइसिंग की, काटा पिछड़ों का वोट, तो
अगर संजय निषाद ने भी कुछ वोट काट दिया, जो इस समय कोप भवन में है, हालांकि हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन जब से उनका स्टिंग हो गया ना, तब से वो कोप भवन में चले गए हैं। अब सार्वजनिक जीवन में भी है नहीं 2-4 दिन वो, अब आगे कब आते हैं पता नहीं। तो अखिलेश यादव ने मोटे तौर पर यह तय कर लिया है कि फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, और इसके सहारे जो उत्तर प्रदेश में निषादों का वोट है, ठीक ठाक संख्या में निषाद हैं उत्तर प्रदेश में, उस वोट बैंक को ये साधने की कोशिश करेंगे। ये बात हुई अखिलेश यादव की। अब अखिलेश यादव 14 तारीख को ही ये सम्मेलन शुरू कर रहे हैं और संभवतः उसी दिन फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये जरा टाइमिंग पे जरा ध्यान दीजिए। 14 तारीख को ही अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज कर रहे हैं, चुनाव अभियान का आगाज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। वो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बन रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसकी आधारशिला रखेंगे नरेंद्र मोदी। तो अखिलेश यादव ने सोचा कि एक पिछड़ों का कार्ड खेल दिया जाए, अति पिछड़ों का, निषादों का, निषाद, बिंद, कश्यप, कहार, कुम, जो ये एक अति पिछड़ी जातियां हैं। ये 16 जातियां ऐसी हैं जिनको दलितों की, अनुसूचितों की सूची में शामिल करने के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। मुलायम सिंह ने तो इनको दलितों की सूची में शामिल करके भेज भी दिया था। तो ये एक पूरा गुणागणित आपको देखने को मिलेगा। एक और बात अखिलेश यादव के लिए, फूलन देवी की प्रतिमा अगर वो उसका अनावरण कर रहे हैं, उसको उनके देखरेख में अगर ये प्रतिमा लग रही है, एक खतरा जरूर उनके लिए है। मुझे जो लग रहा है कि इधर हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई क्षत्रिय नेता उस तरीके से नजर नहीं आया जैसे कभी वीर बहादुर हुआ करते थे। राजनाथ सिंह को थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन क्षत्रिय उन पर बहुत यकीन नहीं करते। तो उत्तर प्रदेश का 8 से 10% जो क्षत्रिय वोट है, उसमें समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से एकाधिकार रखती रही, मतलब बहुत ज़्यादा वोट बैंक उनको मिलता रहा है। इसका पूरा जो वोट ठीक ठाक मिलता रहा है। अगर बेमई कांड करने वाली फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण अगर अखिलेश यादव करेंगे तो ये खतरा है कि क्षत्रिय छिटक जाएं। खैर, देखने वाली बात होगी कि क्या स्थितियां होती हैं, लेकिन टाइमिंग, ये जो महीना है पूरा सितंबर का ना, उत्तर प्रदेश में टाइमिंग, पॉलिटिकल टाइमिंग के लिहाज से बड़ा जबरदस्त है। अब ये हुई बात अखिलेश यादव की। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के अभियान की। बूथ से यूपी विजय, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। अगर देखा जाए, शायद मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है, शायद एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि बूथ विजय क्या अभियान है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सर, किस तरीके की तैयारी जो है आगामी 2022 की? जो आस्पेक्ट जनता बताएगी उसको हम अपने मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी वाइज लेंगे। राजधानी को लेकर के, स्थायी राजधानी को लेकर के क्या आपका होगा? तो राजधानी तो पहाड़ में होनी चाहिए। गैरसैंड इतनी बढ़िया सेंट्रली लोकेटेड जगह है कि भू कानून को लेकर के लगातार जो है मांग हो रही है इस प्रदेश में। भू कानून को उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। कोई भी ऐसा सिस्टम ना बन पाए कि बाईपास करा जा सके। तो सर 22 में कहाँ से लड़ने की तैयारी है? गंगोत्री, और सरकार भी गंगोत्री से बन रही है। जो 2 मुख्यमंत्री गए हैं इनके पूर्व के, उसमें अगर वो हटा रहे हैं मुख्यमंत्रियों को तो इसका मतलब कार्यकाल तो खराब रहा ही होगा। घोषणा की थी कि 300 यूनिट देंगे। घर घर में जाकर के लोगों को बिजली का एक रोज वो गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मंथन में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर गए थे तो हमने बात की थी कि हम बताएंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति है, बूथ से यूपी विजय की क्या तैयारी की है बीजेपी ने। लेकिन इससे पहले हम उन लोगों को सुनना चाहेंगे और आपको सुनाना चाहेंगे जो वोटर जिन्हें कहते हैं। हमारा एक खास सेगमेंट है वोटर तो बोलेगा, सुनिए फिर आगे बात करेंगे। है कि मायावती जी के बुद्धि में सुधार हुआ है, क्योंकि वह जानती थी कि यह माफिया है और इसी माफिया के कारण जेट पर सुरक्षा के कारण मायावती की सरकार गिर गई थी और उनको सद्बुद्धि आई और उन्होंने मऊ के धरती से एक माफिया मुख्तार अंसारी का नामो निशान मिटाने के लिए उसने भीम राजभर एक अपने बसपा के कार्यकर्ता को टिकट दिया। चाहे किसी पार्टी का, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। किसी भी कीमत पर वह अपराधी मुख्तार अंसारी मऊ के धरती पर चुनाव न लड़े। लेकिन चूंकि यह राजनीति का खेल है, जो अखिलेश यादव जो मुख्तार का विरोध करते थे, आज मुख्तार के भाई को, सिगाउतुल्ला को, तमाम उसके लड़के को गले लगा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये सज्जन कह रहे हैं कि इन्हीं मुख्तार अंसारी के दम पे सरकार गिर गई थी, इनकी वजह से सरकार गिर, दम पर नहीं, इनकी वजह से सरकार गिर गई थी और मायावती को बहुत दुश्वारियां उठानी पड़ी थी। इतने दिनों बाद इनको झटका दिया है मायावती ने। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नीति और रणनीति की। पन्ना, बूथ, इसी के दम पे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में चुनाव जीतती रही है। कल जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आ रहे हैं और वो लखनऊ में एक अभियान की शुरुआत करेंगे, बूथ से यूपी विजय के अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का जो बीजेपी ने नाम दिया है वो बूथ से विजय है। अब इस अभियान में वो वर्चुअली प्रदेश भर के जो बूथों के करीब 27,000 जो बूथ प्रमुख हैं उनसे वो रूबरू होंगे और उन्हें बताएंगे। ये अभियान 3 चरणों में चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी ये एग्रेसिव रणनीति है, ये ज़बरदस्त उनकी रणनीति होती है और नड्डा जी कल आ रहे हैं। काफ़ी हलचल आज से ही रही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और लखनऊ में कि जो इनका संगठनात्मक ढांचा है, जो संगठन का ढांचा है, उसको एक तरीके से कल फाइनल रूप दिया जाएगा और बूथ, पन्ना प्रमुख, ये सब तमाम जो चीज़ें इनकी होती हैं आंतरिक तरीके से, चुनाव वास्तव में कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, इस समय भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। हमारे सहयोगी मोहम्मद सफ़ी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए, वो आपको सुनाते हैं। कल से बीजेपी पार्टी बूथ स्तरीय बैठक शुरू करने जा रही है, जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा वर्चुअल बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी बूथ अध्यक्ष हैं उन सबके साथ बैठक की जाएगी। 4.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्य रहे हैं, किस तरीके से कार्य किए गए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, ये सब को लेकर बातें की जाएंगी। 2022 का चुनाव करीब आ रहा है, इसको देखते हुए जो भी 4.5 साल में क्या जन कल्याण योजनाएं रही हैं, किस तरीके से बीजेपी ने, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल में काम किए हैं, ये बूथ स्तरीय बैठक की जाएगी। ये वर्चुअल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जेपी नड्डा हैं वो खुद इस पर मीटिंग करेंगे और जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं सभी के साथ वर्चुअल बात होगी और ये बात की जाएगी कि जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है वो जन जन तक पहुंचाना है, क्या कुछ रहेगा। 2022 की चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी ने बूथ स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। सफ़ी ने बताया कि क्या क्या कल होने वाला है। मुझे लगता है एक बीजेपी की प्रवक्ता, चलिए प्रवक्ता को हम सुनाना चाहते थे लेकिन शायद वो उपलब्ध नहीं है। अब चलते चलते हम बात करेंगे कांग्रेस की और प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी 2 दिन की यूपी यात्रा पर हैं अभी भी, आज दूसरा दिन था। 2 दिनों के दौरे में दीदी ने तमाम मंथन चिंतन किया जैसे हम कर रहे हैं इस समय, लेकिन उनका मंथन चिंतन बंद कमरे में है और हमारा मंथन चल रहा है ऑन स्क्रीन। तमाम जो उनके नेता थे, कोर ग्रुप के सदस्य थे, उनसे बातचीत की और शाम को मंथन का जो नतीजा निकला ना, मंथन जब होता है ना, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उससे रत्न निकले थे, तमाम विष अमृत निकला था, तो एक ऐसा तत्व निकला जिसे यात्रा कहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में यात्राओं की भरमार है।
कांग्रेस पार्टी भी इसी यात्राओं की जो कड़ी है, जो यात्राओं की भरमार अपार है, उसी में कांग्रेस पार्टी भी शुमार हो गई। ये तय हुआ कि 12,000 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में निकालेगी। मेरा आकलन थोड़ा इससे अलग है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ऐसा मुझे लग रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दल जो हैं जिनका मुख्य मुकाबला है यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो अपनी यात्राओं के 2-2 चरण पूरे कर चुके हैं। कोई तीसरे चरण में है, कोई दूसरे चरण में है, और कांग्रेस अब कह रही है कि यात्रा हम करेंगे। 12,000 किलोमीटर की यात्रा होगी, उसके नेता कस्बों गाँवों में जाएंगे और लोगों से अपनी बात कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि यात्रा ये तब तक कहो चलती रहे आपकी, अगर एक तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वोट पड़ रहे होंगे और आप गोया यात्रा ही कर रहे होंगे। खैर, ये टिप्पणी थोड़ा तल्ख है, लेकिन हकीकत है। कांग्रेस की जो वास्तविक स्थिति है वो हकीकत है। और शरद पवार ने, थोड़ा सा आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं इसी बीच, शरद पवार ने ये बात कही है आज कांग्रेस के बारे में कि जैसे उत्तर प्रदेश में बिगड़े हुए जमींदार नहीं हुआ करते थे कि जिनका सब कुछ बिक गया, लेकिन 52 बीघा के लंबरदार अभी भी हैं। वो सुबह उठते हैं तो हाथ ऊपर करके और तन के खड़े होते हैं और कहते हैं अपना भौकाल कम नहीं हुआ है। तो वही स्थिति कांग्रेस की इस समय है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया, लेकिन अभी ऐंठ नहीं गई। अभी रणनीति जो है ना वही है पुरानी वाली। अब जाते जाते एक तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे। 2 शब्द उस तस्वीर के बारे में भी आपको हम बता दें कि जब ये यात्रा, जब मंथन से जो यात्राओं का जो अमृत निकला ना, ये अमृत ही कहेंगे क्योंकि कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जा रही है, तो इस जो अमृत के बाद उसके अमृत के बंटवारे को लेकर, जैसे नहीं देवताओं और दैत्यों में बवाल हो गया था। मैं यहाँ दैत्य किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ उस तरीके की प्रवृत्ति जरूर, आसुरी प्रवृत्ति दिखी कांग्रेस के कार्यालय में। वो तस्वीर देखिए और हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है